नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल A to Z स्टडी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 7 हिंदी की बुक मल्हार का पाठ नंबर 4, पानी रे पानी। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, इस पाठ में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से बहुत ही छोटी सी विनती करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आप लोग फटाफट से इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कहाँ से आता है हमारा पानी और फिर कहाँ चला जाता है। तो सबसे पहले ये आप लोगों से एक सवाल पूछ रहे हैं कि हमारा जो पानी है, जिससे हम पीते हैं, नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, पेड़ों में पानी डालते हैं, आखिर ये जो हमारा पानी है ये कहाँ से आता है और कहाँ चला जाता है। हमने कभी इस बारे में कुछ सोचा क्या? आप लोगों ने, हम लोगों ने क्या कभी इस बारे में कुछ सोचा है? सोचा तो नहीं होगा शायद, पर इस बारे में पढ़ा जरूर होगा। हो सकता है आपने शायद ना सोचा हो, लेकिन पढ़ा जरूर इसके बारे में होगा। भूगोल की किताब पढ़ते समय जल चक्र जैसी बातें हमें बताई जाती हैं। भूगोल मतलब ज्योग्राफी, मतलब जो हम लोग ज्योग्राफी यानी कि भूगोल पढ़ते हैं तो उसमें आपने वाटर साइकिल यानी कि जल चक्र के बारे में पढ़ा होगा, ठीक। और इसी के अंदर हमको ये बात बताई जाती है कि हमारा जो पानी है ये कहाँ से आता है और कहाँ को जाता है। एक सुंदर सा चित्र भी होता है। इसमें क्या होता है? एक सुंदर सा, बहुत ही अच्छा सा चित्र होता है। इस पाठ के साथ, मतलब इस पाठ के साथ में क्या होता है? बहुत ही सुंदर सा क्या होता है? चित्र होता है। सूरज, समुद्र, बादल, हवा, धरती, फिर बरसात की बूंदें और लो फिर बहती हुई एक नदी और उसके किनारे बसा तुम्हारा हमारा गांव या शहर। क्या कह रहे हैं कि भाई उसमें सूरज है, समंदर होता है, बादल होता है, हवा होती है, धरती और फिर आसमान से गिर रही जो बारिश की बूंदें हैं वो होती हैं, और एक बहती हुई नदी होती है जिसके किनारे बसा होता है आपका हमारा गांव या शहर। चित्र के दूसरे भाग में यही नदी अपने चारों तरफ का पानी लेकर उसी समुद्र में मिलती दिखती है। क्या कह रहे हैं कि भाई दूसरे भाग में, मतलब इसी चित्र के दूसरे भाग में आपको क्या दिखता होगा कि जो नदी है उसमें हर तरफ का पानी मिल रहा है और फिर वो हर तरफ का पानी लेके कहाँ जा रही है? समंदर में मिलने जा रही है, ठीक है। यहाँ पाठ में देख सकते हो, ठीक है ना। ये देखो पाठ में भी आप देख लो, यहाँ पे बारिश हो रही है, ठीक है। ये बारिश है, ये नदी का पानी है, फिर जो नदी का पानी है ये कहाँ जाके मिल गया? बड़े से समंदर में, ठीक है ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्र में कुछ तीर भी बने रहते हैं। चित्र के अंदर कुछ तीर भी हमारे होते हैं जो कि हमको क्या दिखाते हैं? दिशा दिखाते हैं कि पानी मेरा किधर से आया, किधर गया, ठीक है। समुद्र से उठी भाप बादल बनकर पानी में बदलती है और फिर इन तीनों के सहारे जल की यात्रा एक तरफ से शुरू होकर समुद्र में वापस मिल जाती है। जल चक्र पूरा हो जाता है। क्या कह रहे हैं कि भाई समुद्र से जो भाप होती है वो समंदर से मेरी उठती है, ऊपर जाके बादल बनती है, ठीक है। बादल फिर बरसता है, उसका पानी नदियों में जाता है, नदियां फिर समंदर में जाती हैं और यही चक्र मेरा क्या है? चलता रहता है, ठीक है ना। यही चक्र मेरा चलता रहता है, ठीक। यह तो हुई जल चक्र की किताबी बात। क्या कह रहे हैं कि ये तो जल चक्र की किताबी बात हो गई, पर अब तो हम सबके घरों में, स्कूलों में, माता पिता के कार्यालयों में, कारखानों में और खेतों में पानी का कुछ अजीब सा चक्कर सामने आने लगा है। क्या कह रहे हैं? ये तो किताबी बात हो गई, लेकिन हमारे स्कूलों में, घरों में, दफ्तरों में, खेतों में, कारखानों में पानी का कुछ अलग सा ही हमको चक्कर देखने को मिल रहा है, ठीक है। नलों में अब पूरे समय पानी नहीं आता। क्या कह रहे कि भाई अब नल के अंदर हर समय पानी नहीं आता। पहले क्या था कि भाई पहले खूब पानी आता था, लेकिन अब हर समय नहीं आता, समय समय पर आता है। नल खोलो तो उसमें पानी के बदले सूसू की आवाज़ आने लगती है, और नल खोलते हैं तो उसमें नल में पानी आने की जगह पे क्या आती है? सूसू की हवा की आवाज़, ठीक है। पानी आता भी है तो
बेवक्त, और अगर पानी आता भी है तो वक्त बेवक्त मतलब कभी भी आ जाता है। ठीक है, कभी देर रात को तो कभी बहुत सवेरे, कभी देर से पानी आता है तो कभी बहुत ज़्यादा जल्दी आ जाता है, मतलब कभी एकदम देर रात में आ रहा है, कभी एकदम सवेरे आ रहा है, ऐसे। ठीक है, मीठी नींद छोड़कर घर भर की बाल्टियां, बर्तन और घड़े भरते फिरो। फिर जो प्यारी प्यारी नींद होती है वो लोगों को छोड़ के अपने घर के सारे बर्तन, बाल्टियां सब भरनी पड़ती हैं। पानी को लेकर कभी कभी कहीं कहीं आपस में तू तू मैं भी होने लगती है। पानी को लेकर कभी कभी लोगों में बहस भी छिड़ जाती है। रोज रोज के इन झगड़ों डंडों से बचने के लिए कई घरों के लोग नलों के पाइप में मोटर लगवा लेते हैं। क्या कह रहे हैं कि भाई ये झगड़ों से बचने के लिए कई लोग क्या करते हैं, अपने घरों में मोटर लगवा ले रहे हैं। इससे कई घरों का पानी खींचकर एक ही घर में आ जाता है। इससे क्या होता है, कई घरों का पानी एक ही घर में आ जाता है। यह तो अपने आसपास का हक छीनने जैसा काम है। क्या कह रहे हैं कि ये तो आसपास के लोगों के हक छीनने जैसा काम है, क्योंकि भाई जो पानी उनके यहाँ आना था आपने मोटर चला दी तो वो पानी उनके यहाँ अब नहीं आपके यहाँ ही आएगा। लेकिन मजबूरी मानकर इस काम को मोहल्ले में कोई एक घर कर बैठे तो फिर और कई घर यही करने लगते हैं। और अगर मजबूरी मान के कोई मान लो ऐसा कर भी लेता है कि मोटर लगा भी लेता है मोहल्ले में, तो बाकी लोग भी मोटर लगाने लग जाते हैं। पानी की कमी और बढ़ जाती है, जिससे पानी की और ज़्यादा कमी हो जाती है। शहरों में तो अब कई चीज़ों की तरह पानी भी बिकने लगा है। शहरों में अब कई चीज़ों की तरह अब तो पानी भी बिकता है। ठीक है ना, बोतलें उतले आती हैं उसकी। यह कमी गांव शहरों में ही नहीं बल्कि हमारे प्रदेशों की राजधानियों में और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलोर जैसे बड़े शहरों में भी लोगों को भयानक कष्ट में डाल देती है। ये जो कमी है ये सिर्फ गांव शहर के लोगों को ही नहीं बल्कि बड़े बड़े शहरों में रहने वाले जो लोग हैं, हमारे प्रदेशों की राजधानियों में जो रहने वाले लोग हैं उनको भी परेशानी में डाल रही है। मतलब पानी की कमी क्या है, हर तरफ हो रही है। देश के कई हिस्सों में तो अकाल जैसी हालत बन जाती है। कई सारे देश के हिस्सों में अकाल जैसी हालत बन रही है। अकाल क्या होता है भाई, जब बारिश नहीं होती ना, सूखा पड़ जाता है, तब क्या होता है कि भाई पेड़ वेड़ मेरे नहीं उगते हैं, पेड़ नहीं उगते हैं, फसल अच्छे से नहीं उगती है, जिसकी वजह से अकाल जैसी परिस्थिति पैदा हो जाती है। या तो हुई गर्मी के मौसम की बात। क्या कह रहे हैं कि ये तो गर्मी के मौसम की बात हो गई, लेकिन बरसात के मौसम में क्या होता है, लेकिन जब बारिश का मौसम आता है तब क्या होता है, लो सब तरफ पानी ही बहने लगता है। तब क्या, हर तरफ पानी ही पानी, हर तरफ पानी ही पानी। हमारे तुम्हारे घर, स्कूल, सड़कों, रेल की पटरियों पर पानी भर जाता है। हमारे तुम्हारे सबके घर में, स्कूलों में, सड़कों पर, रेल की पटरियों पर सब में पानी भर जाता है। देश के कई भाग बाढ़ में डूब जाते हैं। कई हिस्से तो देश के बाढ़ के अंदर चले जाते हैं, मतलब बाढ़ आ जाती है, सब डूब जाते हैं। यह बाढ़ ना गाँवों को छोड़ती है और ना मुंबई जैसे बड़े शहरों को। ये जो बाढ़ है ना तो ये गाँव को बख्शती है और ना ही तो मुंबई जैसे बड़े शहरों को। कुछ दिनों के लिए सब कुछ थम जाता है, सब कुछ बह जाता है। कुछ दिनों के लिए सारा काम रुक जाता है, मानो सब कुछ पानी में ही क्या हो गया हो, बह गया हो। ये हालात हमें बताते हैं कि पानी का बेहद कम हो जाना और पानी का बेहद ज़्यादा हो जाना, यानी अकाल और बाढ़ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये जो दोनों हालात हैं ये हमको एक चीज़ बताते हैं कि अगर पानी बहुत ज़्यादा होता है तब भी दिक्कत है, कम होता है तब भी दिक्कत है। मतलब ये कि अकाल और बाढ़ दोनों एक ही सिक्के के क्या हैं, दो पहलू हैं। यदि हम इन दोनों को ठीक से समझ सकें और संभाल लें तो इन कई समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। क्या कह रहे हैं कि अगर हम इन दोनों को ही ठीक से समझ लें, ठीक है, और ठीक से दोनों परिस्थितियों को हम संभाल सकें तो हमको कई सारी समस्याओं से क्या मिलेगा, छुटकारा मिल जाएगा। चलो थोड़ी देर के लिए हम पानी के इस चक्कर को भूल जाएं। चलो थोड़ी देर के लिए पानी का ये जो चक्कर है इसको भूल जाते हैं और याद करें अपनी गुल्लक को। और किसको याद करते हैं, अपनी गुल्लक को। गुल्लक क्या होता है दोस्तों, गुल्लक जिसमें हम लोग पैसे रखते हैं उसको बोलते हैं गुल्लक। ठीक है, जब भी हमें कोई पैसा देता है, जब भी हमको कोई पैसा देता था, हम खूब क्या हो जाते थे, खुश हो जाते थे और दौड़कर झट से पैसे को कहाँ पर, अपनी गुल्लक में डाल देते थे। 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, कभी सिक्के तो कभी छोटे बड़े नोट।
सब इसमें धीरे धीरे जमा होते जाते। कभी 1 रुपये डालते, कभी 2 रुपये डालते, कभी 5 रुपये डालते, कभी कुछ सिक्के, तो कभी बड़े छोटे नोट डालते। धीरे धीरे करके जो पैसे हैं ये हमारी गुल्लक में क्या होते दोस्तों, जमा हो जाते। फिर जब कभी हमें कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ती तो इस गुल्लक की बचत का उपयोग कर लेते, और कभी अगर हमको पैसों की ज़रूरत पड़ती तो हम लोग इसी गुल्लक में जो हम लोगों ने पैसे डाले हैं इसी के पैसों का हम लोग इस्तेमाल कर लेते। ठीक है ना। हमारी यह धरती भी इसी तरह की खूब बड़ी गुल्लक है। जैसी हमारे पैसों की गुल्लक होती है वैसी हमारी जो धरती है ये भी क्या है, एक बहुत बड़ी गुल्लक है। लेकिन इसमें पैसे की जगह क्या इकट्ठा हो रहा है, पानी। मिट्टी की बनी इस विशाल गुल्लक में प्राकृतिक वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसती है। क्या कह रहे हैं कि भाई ये जो हमारी गुल्लक है, मिट्टी की बनी इस बड़ी सी गुल्लक में क्या होता है, बारिश के मौसम में खूब पानी बरसता है। तब रुपयों से भी कई गुना कीमती इस वर्षा को हमें इस बड़ी गुल्लक में जमा कर लेना चाहिए। क्या कह रहा है कि जब पानी बरसता है तो पैसों से कीमती जो हमारा ये जल है, ये जो बारिश है, हमको इस गुल्लक में क्या करना है, इकट्ठा कर लेना है। ठीक है। हमारे गाँव में, शहरों में जो छोटे बड़े तालाब, झील आदि हैं वे धरती की गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं। हमारे शहर गांव के अंदर जो आपको छोटे बड़े तालाब दिख जाएंगे, झील दिख जाएंगी, ये सब धरती के गुल्लक में पानी भरने का क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। इनमें जमा पानी जमीन के नीचे छिपे जल के भंडार में धीरे धीरे रिस कर छन कर जा मिलता है। इनमें जो जमा पानी है वो धीरे धीरे हमारे धरती के नीचे जो जल का बहुत बड़ा भंडार मौजूद है उसमें पानी जो है वो धीरे धीरे रिस कर छन छन कर जाता रहता है। इससे हमारा भूजल भंडार समृद्ध होता जाता है। इससे जो हमारा भूजल भंडार है, यानी जो हमारे ज़मीन के नीचे जो जल का भंडार है वो हमारा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। पानी का यह खजाना हमें दिखता नहीं। पानी का ये जो खजाना है ना, हमको दिखता तो नहीं, लेकिन इसी खजाने से हम बरसात का मौसम बीत जाने के बाद पूरे साल भर तक अपने उपयोग के लिए घरों में, खेतों में, पाठशाला में पानी निकाल सकते हैं। क्या कह रहे हैं कि भाई हमको एक खजाना दिखता तो नहीं है, लेकिन एक खजाना बहुत ज़्यादा हमारा क्या होता है, कीमती होता है। ठीक है ना। बारिश का मौसम बीत जाने के बाद में पूरे साल हमें जो पानी है ना वो इसी खजाने से मिलता रहता है। हमारे घर, खेत, पाठशाला, यहाँ पे जो भी पानी हम निकालते हैं वो इसी खजाने से निकालते हैं। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब हम लोग इस छुपे खजाने का महत्व भूल गए। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब हम इस छुपे हुए खजाने का जो महत्व है उसको भूल गए, और ज़मीन के लालच में हमने अपने तालाबों को कचरे से पाट कर भर कर समतल बना दिया। क्या कह रहे हैं कि एक ऐसा समय आया जब हम हमारे इस खजाने के बारे में भूल गए, और हमारे जो प्यारे तालाब थे हमने उसको क्या करा, एकदम कचरा वचरा भर के उसको हमने पाट के एकदम समतल ज़मीन बना दी। देखते ही देखते इन पर तो कहीं मकान, कहीं बाजार, स्टेडियम और सिनेमा आदि खड़े हो गए। देखते ही देखते इन जगहों पे कहीं पे मकान बन गया, कहीं पे बाजार बन गया, कहीं पे स्टेडियम, तो कहीं पे सिनेमा बना डाला। इस बड़ी गलती की सज़ा अब हम सबको मिल रही है। ये जो बड़ी गलती हमने करी है इसकी सज़ा अब हम सबको देखने को मिलती है। गर्मी के दिनों में हमारे नल सूख जाते हैं, गर्मी के दिनों में नल सूख जाता है, और बरसात के दिनों में हमारी बस्तियां डूबने लग जाती हैं। और बरसात के दिनों में पानी भर आता है, बाढ़ हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि जहाँ जहाँ पे भी तालाब था, जहाँ पे पानी जाके इकट्ठा होता था, वहाँ पे तो हमने क्या कर दिया, अपना घर बना लिया, अपना मकान बना लिया। तो अब पानी जाएगा तो जाएगा कहाँ? कहाँ जाएगा? अब वो कहीं नहीं जाएगा, शहरों में ही रहेगा और शहरों को ही डुबाएगा। इसीलिए यदि हमें अकाल और बाढ़ से बचना है तो अपने आसपास के जल स्रोतों की, तालाबों की और नदियों आदि की रखवाली अच्छे ढंग से करनी पड़ेगी। क्या कह रहे हैं कि अगर हमको अकाल और बाढ़ दोनों ही परिस्थितियों से बचना है तो इसके लिए हमारे आसपास मौजूद जो जल स्रोत हैं, जैसे कि हमारे तालाब हो गए, नदियाँ हो गई, इन सब की हमें क्या रखनी है, बहुत अच्छे से इन सब का हमें ध्यान रखना है। ठीक है। जल चक्र हम ठीक से समझें। जब बरसात हो तो उसे थाम लें,
अपना भूजल भंडार सुरक्षित रखें, अपनी गुल्लक भरें, तभी हमें ज़रूरत के समय पानी की कोई कमी नहीं आएगी। क्या कह रहे हैं कि हम जल चक्र को अगर अच्छे से समझ लें, ठीक है, बरसात के इस पानी को जो कि बह रहा है इसको थाम लें, इसको इकट्ठा कर लें, अपना जो भूजल ज़मीन के अंदर का जो जल का भंडार है उसको सुरक्षित रखें, तो हमारी ये जो हमारी गुल्लक है ये क्या है, भरती रहेगी बढ़िया से, ठीक है, और हमें कभी भी पानी की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। यदि हमने जल चक्र का ठीक उपयोग नहीं किया तो हम पानी के चक्कर में फंसते चले जाएंगे। क्या कह रहे हैं कि अगर हमने जल चक्र का सही से उपयोग नहीं किया तो फिर हम लोग पानी के चक्कर में फंसते चले जाएंगे। और पानी का चक्कर क्या है? पानी का चक्कर ये है कि कभी बाढ़ तो कभी अकाल। ठीक है ना दोस्तों? तो ये था मेरा पूरा पाठ, और इस पाठ के जो लेखक है वो हैं अनुपम मिश्र जी। कौन है? अनुपम मिश्र जी। तो दोस्तों ये हम लोगों ने अच्छे से पाठ को पढ़ लिया, समझ लिया। चलिए अब ये जो हमारे लेखक हैं अनुपम मिश्र जी, इनके बारे में भी हम लोग कुछ जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, तो अगला है मेरा लेखक से परिचय। अनुपम मिश्र एक प्रखर लेखक, संपादक और जाने माने पर्यावरणविद होने के साथ साथ छायाकार भी थे। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उन्होंने अनेक प्रयोगात्मक कार्य किए हैं। आज भी खड़े हैं तालाब उनकी सर्वाधिक चर्चित पुस्तक है। ब्रेल लिपि सहित इसका अनुवाद अनेक भाषाओं में हो चुका है। साफ माथे का समाज उनकी एक और महत्वपूर्ण पुस्तक है। वे गांधी शांति प्रतिष्ठान से प्रकाशित होने वाली पत्रिका गांधी मार्ग के संस्थापक और संपादक भी थे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे जो लेखक हैं अनुपम मिश्र जी, उनके बारे में और जानकारी दी गई है। इनका जो जन्म है वो 1948 में हुआ है। इनकी जो मृत्यु है वो 2016 में हुई है। अनुपम मिश्र जी एक बहुत ही अच्छे लेखक हैं, संपादक हैं, इसके साथ में वो पर्यावरणविद भी हैं। ठीक है, पर्यावरणविद कौन होता है? जो कि प्रकृति के ऊपर मतलब प्रकृति के संरक्षण के लिए काम करता है। ठीक है ना? इन्होंने प्रकृति पर्यावरण के संरक्षण के क्षेत्र में भी इन्होंने काफ़ी सारे काम किए। इनके काफ़ी सारा योगदान है। इनके कुछ जो इनके लेख हैं बहुत ही चर्चित, बहुत ही मशहूर लेख हैं। उनमें इनका आज भी खड़े हैं तालाब और साफ माथे का समाज ये आता है। ठीक है, इसके अलावा वो गांधी शांति प्रतिष्ठान से प्रकाशित होने वाली जो पत्रिका थी गांधी मार्ग, उसके संस्थापक थे। मतलब उन्होंने ही इस पत्रिका को शुरू करा था और इसके संपादक भी यही थे। ठीक है ना दोस्तों? चलिए, तो ये हमने लेखक के बारे में जानकारी इकट्ठा कर ली। अब आते हैं हम लोग इस पाठ के प्रश्न उत्तर पर मेरी समझ से। तो देखो जी, यहाँ मुझे इस प्रश्न में क्या करना है, मेरे यहाँ प्रश्न दिया हुआ है और नीचे मेरे क्या दिए हुए हैं, इससे जुड़े हुए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक, इनमें से जो ऑप्शन, जो उत्तर आपको ज़्यादा सही लगता है उसके आगे आपको क्या बना देना है? तारा बना देना है। ठीक है, तो चलो भाई इसको करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, हमारा भूजल भंडार निम्नलिखित में से किससे समृद्ध होता है? हमारा जो भूजल भंडार है, यानी हमारी पृथ्वी के नीचे, भूमि के नीचे मौजूद जो हमारा जल का भंडार है वो किससे समृद्ध होता है? नल सूख जाने से, पानी बरसने से, तालाब और झीलों से, या बाढ़ आने से। तो मेरा जो भूजल भंडार है वो किससे समृद्ध होता है? तालाब और झीलों से। ठीक है ना? जो बारिश का पानी है जब वो इनमें आता है तो इससे वो रिस कर छन छन कर कहाँ चला जाता है? भूजल भंडार में चला जाता है। ठीक है ना दोस्तों? अगला मेरा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी बात जल चक्र से संबंधित है? तो आपको बताना कि इनमें से कौन सी बात मेरी जल चक्र से जुड़ी हुई है। वर्षा जल का संग्रह करना ये जल चक्र से जुड़ी नहीं है। हालांकि अच्छी बात होती है लेकिन ये जल चक्र से जुड़ी नहीं है। समंदर से उठी भाप का बादल बन के बरसना, दोस्तों ये मेरी जल चक्र से जुड़ी हुई है। ये हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, चलिए तीसरे वाले पर आते हैं। इस बड़ी गलती की सजा अब हम सबको मिल रही है। यहाँ किस गलती की ओर संकेत किया जा रहा है? तो बताइए यहाँ पे किस गलती की बात की जा रही है? तो यहाँ पे कौन सी गलती की बात की जा रही है कि हम लोगों ने तालाब को क्या कर दिया? कचरे से पाट दिया। हमने वहाँ पे मकान बना लिया, अस्पताल बना लिया, स्कूल बना लिए, जिससे कि पानी ज़मीन के नीचे नहीं जा पा रहा है और इससे क्या हो रही है? पानी की कमी। ठीक है ना? तो यहाँ पे ये तीसरा वाला एकदम सही है। तालाबों को कचरे से पाट कर समाप्त करना। ठीक है ना?
देखिए, एक चीज़ मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आपको किसी प्रश्न में लगता है कि इसका जो उत्तर है वो कोई और ऑप्शन होना चाहिए, तो आप वो लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि जो मैं लगा रहा हूँ वही आप लगाओ। अगर आपको कोई और विकल्प सही लगता है तो आप उसको भी लगा सकते हो। ठीक है, चलिए जी। तो ख मेरा क्या कह रहा है, अब अपने मित्रों के साथ संवाद कीजिए और कारण बताइए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। क्या कह रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ में संवाद करो और कारण बताओ कि आपने यही उत्तर क्यों चुने हुए हैं। ठीक है ना दोस्तों, चलिए। मिलकर करे मिलान। पाठ में से कुछ शब्द समूह या संदर्भ चुनकर स्तंभ एक में दिए गए हैं। क्या कह रहे हैं कि भाई पाठ में से कुछ शब्द समूह संदर्भ जो है उनको चुनकर स्तंभ एक में दिया हुआ है और स्तंभ दो में क्या दे रखे हैं, उसके अर्थ। ठीक है, अब आपको क्या करना है, स्तंभ एक को स्तंभ दो से मिलाना है, मतलब शब्द समूह संदर्भ को आपको उनके अर्थ से मिलाना होगा। जैसे पहला है वर्षा जल संग्रहण, तो इसका मतलब क्या होता है कि जमीन के नीचे पानी का इकट्ठा होना। ठीक है ना, मतलब पानी को इकट्ठा करना। तो ये आपका मिलेगा इससे। वर्षा के जल को प्राकृतिक अथवा कृत्रिम रूप से मानवीय प्रयासों से धरती में संग्रह करना, तो ये आपका हो गया एक। ठीक है, जल संकट, जल संकट मतलब पानी की कमी, जल की अधिकतम कमी होना, ये हो गया आपका दो। ठीक है, जल चक्र, जल चक्र क्या होता है, समंदर से उठी भाप का बादल बनकर पानी में बदलना और वर्षा के द्वारा पुनः समंदर में मिल जाना, ये हो गया तीन। ठीक है, और भूजल, भूजल मतलब मिट्टी के नीचे का पानी, सॉरी जमीन के नीचे का पानी। ठीक है, तो ये आपका हो गया चार। ठीक है ना, चलिए जी। पंक्तियों पर चर्चा, तो अब हमारा अगला है पंक्तियों पर चर्चा। इस पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और अपने सहपाठियों से चर्चा कीजिए। क्या कह रहे हैं, पाठ से चुनकर कुछ पंक्तियां में नीचे दी गई हैं, आपको इन पंक्तियों को ध्यान से पढ़ना है और अपने सहपाठियों के साथ में इस पर चर्चा करनी है। तो पहली पंक्ति मेरी क्या है, पहली पंक्ति है पानी आता भी है तो बेवक्त। इसका मतलब क्या है कि जो पानी है अब उसके आने का कोई समय ही नहीं रहा। ठीक है, कभी बहुत ही जल्दी आ जाता है, कभी बहुत ही देर से आता है। ठीक, कई जगहों पे अब ये समस्या हो रही है कि जो पानी है अब वो सही समय पर आ ही नहीं पा रहा है। ठीक है ना, पानी की कमी इतनी हो गई कि अब वो सही समय पर आ ही नहीं पा रहा है। दूसरी पंक्ति मेरी क्या है, देश के कई हिस्सों में तो अकाल जैसे हालात बन चुके हैं। तो अब पहली चीज़ तो ये कि अकाल किसे कहते हैं। देखो, अगर बरसात नहीं होगी या फिर पानी नहीं होगा तो इससे खेतों की सिंचाई नहीं हो पाएगी, जानवरों को पानी नहीं मिल पाएगा, इससे हमको खाने पीने का सामान भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि भाई खेतों की सिंचाई नहीं होगी तो फसल नहीं उगेगी, फसल नहीं होगी तो फिर अनाज नहीं होगा, अनाज नहीं होगा तो हम लोग खाएंगे क्या, हवा। ठीक है ना, तो देश में कई हिस्सों में क्या हो रहा है, अकाल जैसी स्थिति पैदा हो रही है। कुछ दिनों के लिए सब कुछ थम जाता है। कुछ दिनों के लिए, जब भी बाढ़ आती है तो बाढ़ आते ही सबके सारे काम क्या होते हैं, सब एकदम बंद पड़ जाते हैं। ठीक है, कोई कहीं बाहर आता जाता नहीं, भाई यही बात है, बाहर आओगे जाओगे पानी में डूबोगे, घर के अंदर भी पानी भरा रहता है, सब काम पूरा सब ठप्प पड़ा रहता है। ठीक है, अकाल और बाढ़ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। क्या इसका मतलब कि जो अकाल और बाढ़ हैं वो मेरे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मतलब ये है कि भाई अब नदियां तालाब तो नदियां कह रहा हूँ, तालाब और झील तो हमने पाट दिए। ठीक है ना, तो अब जो बारिश का पानी जो कि ज़मीन के अंदर जाना चाहिए था वो तो गया नहीं, जिससे कि पानी की कमी हो गई और पानी की कमी की वजह से हो गया अकाल। ठीक, बारिश के मौसम में क्या हुई कि भाई बढ़िया से बारिश हुई, लेकिन अब क्योंकि हमने सब तालाब वाला पाट दिए हैं तो अब पानी भला अगर ज़मीन के नीचे जाए तो जाए कैसे, तो जाने की भी जगह नहीं बची। इस वजह से बारिश के मौसम में क्या आ जाती है, बाढ़ आ जाती है। ठीक है ना, ये है हमारा। चलिए, सोच विचार के लिए लेख को एक बार पुनः पढ़िए और निम्नलिखित के विषयों में पता लगाकर लिखिए। क्या कह रहे हैं कि आपको एक बार फिर से लेख को पढ़ना होगा। ठीक है, और ये जो चीज़ें हैं इनके बारे में पता लगाकर लिखो। तो का मेरा क्या है, पाठ में धरती को एक बहुत बड़ी गुल्लक क्यों कहा गया है। तो बताइए, पाठ के अंदर धरती को बहुत बड़ी गुल्लक क्यों कहा गया है, क्योंकि हमारी धरती के अंदर जल का ये जो खजाना है ये क्या है, संचित है। ठीक है ना, इसको गुल्लक क्यों कहा गया है, इसको गुल्लक इसीलिए कहा गया है क्योंकि जिस प्रकार से हम लोग अपने धन को गुल्लक में रखते हैं वैसे ही ये जो हमारे जल का धन है ये हमारे किस में, पृथ्वी में इकट्ठा होता है। ठीक है, तो इसका ना उत्तर यही होने वाला है। इसका उत्तर क्या होगा, यही होगा, क्योंकि हमारी जो धरती है वो जल की बहुत बड़ी एक गुल्लक के जैसी है जिसमें हमारा पानी जाकर क्या होता है, इकट्ठा होता है।
ख मेरा क्या है, जल चक्र की प्रक्रिया कैसे पूरी होती है। तो जल चक्र की जो प्रक्रिया है वो कैसे पूरी होती है, तो इसमें ना आप पूरी जल चक्र की प्रक्रिया बता दीजिए। ठीक है, कि जल चक्र में सबसे पहले समंदर का पानी भाप बनकर ऊपर उठता है, ऊपर उठने पर वह बादलों में बदल कर बरसता है, बरसने पर उसका पानी नदियों से, हर जगह से नदियों में आके मिलता है, और ये जो नदियां हैं ये पुनः बहकर समंदर में आके मिलती हैं। ठीक है, ये हो जाएगा इसका। चलिए अगले वाले पर आते हैं। यदि सारी नदियां, झीलें और तालाब सूख जाएं तो क्या होगा। क्या कह रहे हैं कि अगर सारी नदी, झील, तालाब सब सूख जाएगा तो क्या होगा। तो दोस्तों पीने को पानी ही नहीं बचेगा। ठीक है, हर जगह अकाल सूखा पड़ जाएगा, पीने को पानी नहीं, खेती करने को पानी नहीं, हम लोग को मतलब समझ लो मनुष्य जीवित ही नहीं रह पाएगा अगर ऐसी परिस्थिति हो गई तो। ठीक है ना, तो अगर ऐसी परिस्थिति हो जाती है तो क्या होगा, तो ये होगा कि मनुष्य क्या, कोई भी जीवन रह ही नहीं पाएगा। ठीक है, सारा जीवन नष्ट हो जाएगा। ठीक है ना, यदि सारी नदियों, झीलों और तालाब सूख जाएंगे तो संसार का समस्त जीवन नष्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है, पाठ में पानी को रुपयों से भी कई गुना मूल्यवान क्यों बताया गया है। क्या कह रहे कि जो पानी है उसको रुपयों से भी कई ज़्यादा मूल्यवान पाठ के अंदर क्यों कहा गया है, क्योंकि देखो पानी अगर नहीं रहेगा तो जीवन ही नहीं रहेगा। ठीक है ना, अगर आपके पास में मान लो अभी फिलहाल धन नहीं है तो इससे क्या ये कि आपका जीवन खत्म हो जाएगा, नहीं, जीवन तो आपका चल रहा है ना। लेकिन अगर पानी नहीं होगा तो जीवन ही नहीं होगा, फिर रुपयों पैसों का क्या करोगे, रुपयों पैसों का क्या करोगे। जल हर किसी को जीवन देता है, और अगर जल ही नहीं हुआ तो जीवन ही नहीं होगा, और जीवन नहीं है तो धन का क्या ही लाभ। समझे कि नहीं समझे, इसीलिए जो पानी है ये मेरा रुपयों से ज़्यादा मूल्यवान है। ठीक है, क्योंकि अगर ये नहीं है तो रुपयों का होने का कोई लाभ नहीं। चलिए शीर्षक, इस पाठ का शीर्षक पानी रे पानी दिया गया है। पाठ का यह नाम क्यों दिया गया होगा, अपने सहपाठियों के साथ चर्चा करके लिखिए, उन अपने उत्तर का कारण भी लिखिए। देखिए क्या कह रहे हैं कि भाई पाठ का नाम क्या है, पानी रे पानी, तो इस पाठ को ये नाम क्यों दिया गया है। तो देखो जी, इस पाठ के अंदर हम लोग पानी के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके बारे में सीख रहे हैं, जान रहे हैं, है कि नहीं। पानी नहीं होगा तो क्या होगा, पानी बहुत ज़्यादा होगा तो क्या होगा, पानी की कमी, इन सब के बारे में हम लोग सीख रहे हैं। मतलब जो पूरा पाठ है ये मेरे जल के ऊपर, पानी के ऊपर ही है, और यही कारण है कि भाई इस पाठ का शीर्षक जो है वो पानी रे पानी रखा गया है। ठीक है ना, चलिए अगले वाले ख पर आते हैं। तो ख मेरा क्या कह रहा है, आप इस पाठ को क्या नाम देना चाहेंगे, इसका कारण लिखिए। तो अगर आपको कहा जाए कि इस पाठ को कोई नाम दो तो क्या दोगे, बताओ क्या दोगे। तो देखो इस पाठ को अगर मुझे कोई नाम देना होगा ना तो मैं इसको दूंगा पानी की कमी। ठीक है, पानी की कमी, या फिर पृथ्वी का खत्म होता खजाना जल, ऐसे मैं इसको शीर्षक देना चाहूँगा। और क्यों देना चाहूँगा, क्योंकि देखिए इस पाठ के अंदर हमारे जल की जो कमी हो रही है उसके बारे में दिया गया है। ठीक है, और ये जो मेरा शीर्षक है, दो नहीं शीर्षक जो है मेरे, ये जल की इसी कमी को क्या कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। ठीक, चलिए शब्दों की बात पर बल देना, हमारी यह धरती भी इसी तरह की एक गुल्लक है, हमारी यह धरती इसी तरह की एक गुल्लक है का इन दोनों वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। क्या कह रहे हैं, दोनों वाक्यों को ध्यान से पढ़ो। दूसरे वाक्य में कौन सा शब्द हटा दिया गया है, तो कह रहे कि दूसरे वाक्य में कौन शब्द हटा दिया गया है। तो दूसरे वाक्य में दोस्तों मेरा क्या हटा दिया गया है, भी। क्या हटा दिया गया है, भी। ठीक है ना, देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी नहीं है। ठीक है, उस शब्द को हटा देने से वाक्य के अर्थ में क्या अंतर आया है, पहचान कर लिखिए। क्या कह रहे हैं कि शब्द को हटा देने से वाक्य के अर्थ में क्या अंतर आया। तो देखो पहले वाक्य के अंदर हम लोग क्या दे रहे हैं, जोर दे रहे हैं कि भाई हमारी यह धरती भी इसी प्रकार की क्या है, एक गुल्लक है। दूसरे में क्या कह रहे हैं कि हमारी धरती इसी प्रकार, इसी तरह की एक गुल्लक है। तो पहले में भी लगा के हम क्या दे रहे हैं, जोर दे रहे हैं इस बात के ऊपर, जबकि दूसरे में भी ना लगा के हम लोग उस पर जोर नहीं दे रहे हैं। ठीक है ना, पाठ में ऐसे ही कुछ और शब्द भी आए हैं जो अपनी उपस्थिति से वाक्य में विशेष प्रभाव उत्पन्न करते हैं। पाठ को फिर से पढ़िए और इस तरह के शब्दों वाले वाक्यों को चुनकर लिखिए। तो क्या कह रहे हैं कि भाई ऐसे ही मेरे पाठ के अंदर और भी कई वाक्य हैं
जिनमें मेरे ऐसे शब्द हैं जो कि उस वाक्य पर एक विशेष प्रकार का प्रभाव डाल रहे हैं। तो आपको ऐसे ही वाक्य को चुनना है और यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, चलिए समानार्थी शब्द। नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के स्थान पर समान अर्थ देने वाले उपयुक्त शब्द लिखिए। इस कार्य के लिए आप बादल में से शब्द चुन सकते हैं। देखो बहुत आसान है। क्या कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर मेरे कुछ वाक्य दिए हैं, वाक्यों में मेरे शब्दों के नीचे क्या है, रेखा खींची हुई है। तो जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची हुई है इनके समानार्थी यानी कि समान अर्थ वाले शब्दों को यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, और आप ये बादल में कुछ शब्द दिए ना, इनका इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे सूरज की जगह पे आप सूर्य लिख सकते हो। सूर्य क्या होता है, एक ही होता है। ठीक है, सूरज की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, सूर्य लिख सकते हो। ऐसे ही समुद्र का भाप की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, भाप की जगह पर आप लिख सकते हो वाष्प। ठीक है, ये वाष्प लिख लो। ठीक है, बादल, यहाँ पे बादल दिया है तो बादल की जगह पे आप चाहो तो मेघ लिख लो। ठीक है, हवा की जगह पे पवन लिख लो। ठीक है ना, तो इसमें आपको ऐसा ही करना है। ठीक है ना, इसमें आपको यही करना है। ठीक, उपसर्ग। देश के कई हिस्सों में तो अकाल जैसे हालात बन जाते हैं। उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द में अ ने काल शब्द में जुड़कर एक नया अर्थ दिया है। काल का अर्थ है समय, मृत्यु, जबकि अकाल का अर्थ है कुसमय, सूखा। कुछ शब्दांत किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या कोई विशेषता उत्पन्न कर देते हैं और इस प्रकार नए शब्द का निर्माण करते हैं। इसी तरह के शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। तो उपसर्ग की बात हो रही है कि भाई उपसर्ग क्या होता है, किसी भी शब्द के शुरुआत में, ठीक है, ऐसे शब्दांश जो कि किसी भी मेरे शब्द के शुरुआत में लगाने से मेरा एक नया शब्द बन जाए, जिसका एक नया अर्थ हो या उसका अर्थ बदल जाए, तो उसको हम बोलते हैं उपसर्ग। उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग ऐसे शब्दांशों को कहते हैं जो कि शब्द के शुरुआत में लगाए जाते हैं और उससे वो नया शब्द बन जाता है। ठीक है, ये है मेरा। चलो, तो यहाँ पे मेरे कुछ उपसर्ग दिए हुए हैं, जैसे कि देश, देश में पर लगा दो तो प्रदेश, विदेश, परदेश, स्वदेश, है कि नहीं, ये देख सकते हो आप। ठीक है ना, ऐसे ही देखिए। अब आप भी उपसर्ग के प्रयोग से नए शब्द बनाकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो सुपात्र क्या हो जाएगा, सुपात्र, अपात्र, विज्ञान, ठीक है ना, अज्ञान। आपको अब इन सब के क्या बनाने हैं, वाक्य बनाने हैं। ठीक, तो ऐसे इसके वाक्य बना के लिख लो। ठीक है ना, चलिए पाठ से आगे आपकी बात। क, धरती की गुल्लक में जल राशि की कमी ना हो इसके लिए आप क्या क्या प्रयास कर सकते हैं, अपने सहपाठियों से चर्चा करके लिखिए। क्या कह रहे हैं कि धरती की जो हमारी गुल्लक है इसमें जल राशि की यानी कि जल की कमी ना हो, इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज तो इसके लिए जो आप लोग कर सकते हो वो है ये कि हमको जहाँ जहाँ तालाब हैं, जहाँ जहाँ झीलें हैं, वहाँ वहाँ पे हमको क्या करना है, उनको वैसा का वैसा छोड़ देना है। उसके साथ छेड़खानी नहीं करनी, उसको पाट के उस पर मकान नहीं बनाने। ठीक है ना, इसके अलावा बारिश का जो पानी आता है उसका क्या करें, संग्रह करें। ठीक है, इसके अलावा जो पानी है उसको भी बर्बाद ना करें। ठीक है ना, पृथ्वी के अंदर भी जैसे कि मोटर डाल के पानी निकाला जा रहा है तो उतना ही पानी निकालें जितने की जरूरत हो, अत्यधिक ना निकालें। ठीक, तो ये मेरे कह सकते हो कुछ तरीके हैं जिससे कि हम लोग धरती के अंदर ये जो हमारी गुल्लक, धरती की जो गुल्लक में जो जल राशि है इसकी कमी को क्या कर सकते हैं, हम बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला मेरा क्या कह रहा है। इस पाठ में एक छोटे से खंड में जलचक्र की प्रक्रिया को प्रस्तुत किया गया है। उस खंड को पहचान करें और जलचक्र के चित्र के माध्यम से प्रस्तुत करें। तो देखो जी, पाठ के शुरुआत में जलचक्र के बारे में दिया है। ठीक है ना, जो पाठ के शुरुआत में दे रखा है ना हिस्सा, उसके अंदर जलचक्र की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। ठीक है, आपको अब जलचक्र को लेके चित्र बना लेना है। तो इसको आप
देखो ऐसे बना सकते हो, अभी बताता हूँ। ऐसे बना सकते हो, ये हो जाएगी आपकी समंदर, ठीक है। यहाँ पे बना दो ऐसे सूरज, ठीक है। अब सूरज की किरणों से ये हो गया उड़ती हुई भाप, और ये भाप अब ऊपर कहाँ जाएगी, बादलों में जाएगी। फिर अब यही जो बादल है ना, यहाँ पे ऐसे पहाड़ वहाड़ बना लेना साइड में, ठीक है। अब यही जो बादल हैं ये क्या करेंगे, इस पहाड़ पर बारिश, ठीक। और जो पानी है वो फिर से नदियों से मिलता हुआ वापस कहाँ जाएगा, समंदर में, ठीक। देखो इसको ना, चित्र को थोड़ा बड़ा बना देना, यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए मैं ऐसा छोटा बना रहा हूँ। आप लोग चित्र को थोड़ा बड़ा बनाइएगा, ठीक है। चलिए अगला मेरा क्या दिया हुआ है, अपने द्वारा बनाए गए जल चक्र के चित्र का वर्णन प्रस्तुत कीजिए। तो आपने जो जल चक्र का चित्र बनाया है उसको आपको क्या करना है, उसका वर्णन देना है, ठीक है ना। तो जो जल चक्र का चित्र है, चलो एक काम करूँगा, मैं ना लगा दूंगा, ठीक है। मैं ना एक जल चक्र का चित्र लगा दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं उसका वर्णन कर दूंगा थोड़ा सा, ठीक। मैं उसके बारे में बता दूंगा कि हमारा जल कैसे कैसे आया। शुरुआत आपको ऐसे ही करनी है कि समंदर का जो पानी है वो सूरज की गर्मी से भाप में बदलकर आसमान में उड़कर ऊपर बादल बन जाता है। फिर यही बादल हमारे मैदानी क्षेत्रों में आकर, मतलब समंदर से दूर ज़मीनी इलाके में आकर बरसते हैं, और इसका जो पानी है, ये जो बारिश का पानी है, ये हमारे भूजल भंडार में जाके इकट्ठा होता है, एकत्रित होता है, और नदियों में जाके ये मिल जाता है। फिर ये जो नदियों का जल है ये आगे जाके फिर से समंदर में मिल जाता है, और फिर से यही प्रक्रिया हमारी शुरू हो जाती है पूरी, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका पूरे का उत्तर। सृजन का, कल्पना कीजिए कि किसी दिन आपके घर में पानी नहीं आया, आपको विद्यालय जाना है, आपके घर के समीप ही एक सार्वजनिक नल है, आप बाल्टी आदि लेकर वहां पहुंचते हैं, और ठीक उसी समय आपके पड़ोसी भी पानी लेने पहुंच जाते हैं। आप दोनों ही अपनी अपनी बाल्टी पहले भरना चाहते हैं। ऐसी परिस्थिति में आपस में किसी प्रकार का विवाद तू तू मैं ना हो, यह ध्यान में रखते हुए 5 संदेश वाक्य तैयार कीजिए। देखो इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, मान लो आपके घर में पानी नहीं आया, ठीक है। ऐसी इमेजिन कर लो, कल्पना कर लो, आपके घर के पास में कहीं पे सार्वजनिक नल, जो हमारा बम्बा अम्बा नहीं, हैंडपम्प होता है, वो है। आप वहाँ पर गए हो पानी भरने के लिए अपनी बाल्टी लेकर, उसी समय पर आपके पड़ोसी भी वहाँ पर आ गए, ठीक है। अब दोनों ही अपनी बाल्टी पहला भरना चाह रहे हैं। तो इस परिस्थिति में इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि आपके पड़ोसी के बीच में किसी प्रकार से कोई विवाद ना हो, लड़ाई ना हो, आपको 5 संदेश वाक्य जिसको हम लोग स्लोगन कहते हैं, वो तैयार करना है। मतलब आप वहाँ बाल्टी लेके खड़े हो और आप क्या कर रहे हो, स्लोगन मार रहे हो उस पर ऐसी कंडीशन है, ठीक है। तो भाई कोई नहीं, चलो 5 सोच लेते हैं। तो पानी से जुड़ा है ना, तुम अपनी बाल्टी भरो हम तुम्हारे साथ हैं, नहीं नहीं ये नहीं, ये नहीं, दोनों को साथ में भरना है ना। तो मिल बांट कर करने वाला कोई लिख लो, ठीक है। सबको मिलेगा, सबको मिलेगा, ध्यान रखो, जल सबको मिलेगा। चलो भाई ऐसे करके कोई भी आपको 5 स्लोगन तैयार कर लेने जो आपके मन में आए, मतलब जो भी नारे आपके मन में आ जाए ना वो तैयार कर लो। सोचो आप कहीं बाल्टी भरने गए हो और वहां पे बाल्टी भरने की वजह आप नारे मार रहे हो ये कैसा हो रहा है। चलो जी अगले प्रश्न पर आते हैं, ख पर क्या कह रहा है, सूरज, समुद्र, बादल, हवा, धरती, फिर बरसात की बूंदें, और फिर बहती हुई एक नदी, और उसके किनारे बसा तुम्हारा हमारा गांव या शहर। इस वाक्य को पढ़कर आपके सामने कोई एक चित्र उभर आया होगा, उस चित्र को बनाकर उसमें रंग भरिए। तो क्या करें कि इस लाइन को पढ़ने पे आपके मन में कोई ना कोई चित्र तो आया होगा, भाई बिल्कुल आ रहा है मेरे मन में। तो उस चित्र को बनाओ और उसमें रंग भर दो, ठीक है। तो चित्र बनाना है, बना लो, ऐसे ये पहाड़ बना लो इस तरीके से, ठीक है। और पहाड़ के पीछे से निकलता हुआ सूरज, टिंग 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 टिंग, ठीक है। और यहाँ से बहती हुई एक पतली सी नदी, ठीक, ये नदी है पतली सी, ठीक है। और पेड़ बना लो, क्या बोलते हो, पेड़ बना लो, इसको थोड़ा मोटा करो, ठीक है, ऐसे कर लो, ठीक है। और अब ऐसे ऐसे ऐसे, अरे अरे ये तो पतला ही नहीं हुआ, रुको 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 रुको, फिर ऐसे 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 ऐसे, मतलब पेड़ जो है ना ऐसी इस तरीके से बनाना कि इनकी पत्तियां इधर को लगे, जिससे कि लगा कि हवा जो है ना वो इधर को बह रही है, ठीक है। तो ऐसा कोई चित्र आप बना सकते हो। पानी रे पानी, नीचे
हम सबकी दिनचर्या से जुड़े कुछ गतिविधियों के चित्र दिए हैं। क्या कह रहे हैं कि यहाँ नीचे हमारे रोजमर्रा के काम से जुड़े हुए कुछ चित्र दे रखे हुए हैं। उन चित्रों पर बातचीत कीजिए। इन चित्रों पर हमको बातचीत करनी होगी। किस पर? जो धरती पर पानी के संकट को कम करने में सहायक है। वो चित्र जो कि धरती पर पानी के संकट को कम करने में सहायक है, उन पर बातचीत करो। और उन चित्रों पर भी बातचीत करो जो कि हमारी जो पानी की गुल्लक को जल्द ही खाली कर रहे हैं। ठीक है ना? तो ये मेरे चित्र दे रखे हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक, जैसे कि यहाँ पे ये बच्ची क्या करी, गाड़ी धो रही है। ठीक, तो यहाँ पे पानी बर्बादी हो रहा है कि नहीं? इसके अलावा ये देखो, बच्चा ब्रश कर रहा है, पानी छोड़ दिया, बह रहा है ऐसे ही। ठीक है, ये देखो मोटर लगा ली। ठीक है ना? और इसके अलावा चलो, ये बच्चा एक बाल्टी पानी में लेके नहा रहा है, ये तो सही कर रहा है, पानी बचा रहा है। ये बच्ची पेड़ों में पानी डाल ली, ये भी सही है। ये तो वाटर फिल्टर है। वाटर फिल्टर में क्या होता है कि जो पानी ना थोड़ा सा बर्बाद हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसको उतना सही नहीं माना जाता, बट ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये क्या कर रहे हैं, एक झील टाइप की बना रहे हैं। ठीक है, ये भी बहुत सही काम कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पे बच्चे पेड़ पौधे लगा रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। बस ये पानी से जुड़ी हुई नहीं, ये यहाँ क्या कर रही है। यहाँ आप देख सकते हो कि भाई बिजली चल रही है। ठीक है, अच्छा नहीं है, ये भी जुड़ी, क्योंकि बिजली जो है ना, ये भी पानी से ही बनती है। ठीक है, मतलब पानी की भाप बना के उससे टरबाइन घुमाया जाता है ना, उससे बिजली बनती है। तो यहाँ पे ये एक तरीके से बर्बादी हो रही है। ठीक, चलो जी। सबका पानी, सभी को अपनी आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त पानी कैसे मिले, इस विषय पर परिचर्चा का आयोजन करें। परिचर्चा के मुख्य बिंदुओं को आधार बनाते हुए रिपोर्ट तैयार करें। देखो बहुत आसान है। क्या कह रहे हैं कि भाई सभी की आवश्यकता के हिसाब से उनको पर्याप्त मात्रा में पानी कैसे मिल सकता है, इस विषय के ऊपर आपको एक परिचर्चा का आयोजन करना होगा। ठीक है, मतलब एक तरीके से ग्रुप डिस्कशन टाइप आपको करना है। एक्टिविटी है जो कि अगर आप चाहो तो अपने क्लास में बच्चों के साथ में कर सकते हो। ठीक है, चलिए। दैनिक कार्यों में पानी, क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि आपके घर में एक दिन में औसतन कितना पानी खर्च होता है? अपने घर में पानी के उपयोग से जुड़ी एक तालिका बनाइए। इस तालिका के आधार पर पता लगाइए। क्या कह रहे हैं कि क्या आपने कभी पता करने की कोशिश करी कि आपके घर में औसतन एक दिन में कितना पानी खर्च होता है? तो अब आपको क्या करना है कि भाई घर में पानी के उपयोग से जुड़ी हुई जितने भी काम हैं उनकी आप एक सूची बना लो और उस सूची के आधार पर पता लगाओ। क्या पता लगाओ? घर के कार्यों में एक दिन में लगभग कितना पानी खर्च होता है। आपके माँ और पिता या घर के अन्य सदस्य पानी बचाने के लिए क्या क्या उपाय करते हैं। ठीक है, चलिए अगला मेरा क्या है, क्या आपको अपनी आवश्यकता अनुसार पानी उपलब्ध हो जाता है? यदि हाँ तो कैसे, यदि नहीं तो कैसे, तो क्यों? तो दोस्तों ये आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि आपकी क्या ज़रूरत है, आपकी जो ज़रूरतें हैं, क्या आपकी ज़रूरतों के हिसाब से आपको पानी मिल रहा है सही मात्रा में? अगर मिल रहा है तो हाँ इसमें लिखो, और अगर नहीं है तो इसमें नहीं लिखो। और साथ में कारण भी बताओ कि आपका जो घर है पानी के स्रोत से दूर है या पानी नहीं आता, मतलब कोई भी जो भी आपके समस्या से जुड़ा हुआ कारण है वो आप यहाँ पे बता सकते हो। अगला क्या दिया हुआ है, आपके घर में दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पानी का संचयन कैसे और किन पात्रों में किया जाता है? क्या कह रहे हैं कि रोजमर्रा के जो भी आपके घर में काम है उन कामों के पूर्ति के लिए पानी को कैसे इकट्ठा करते हो? बाल्टी में, बर्तन में, किसी में इकट्ठा करते होगे, है कि नहीं? तो वही पूछे कि आप किस में इकट्ठा करते हो। जन सुविधा के रूप में जल, नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए। क्या कह रहे हैं कि नीचे के जो चित्र हैं इसको ध्यान से देखो। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे नल, पानी नहीं आ रहा, सब खूब सारे बर्तन लगे हुए, पानी नहीं आ रहा। यहाँ पानी का टैंकर मंगाना पड़ रहा है। यहाँ पे लोग आराम से तालाबों से पानी ले रहे हैं। यहाँ पे कोई एकदम सूखा पड़ा हुआ है और दूर दूर तक बहुत कम कम पानी है। ठीक है, और ये जल रेल है। ठीक है, मतलब ये जो पीछे टैंकर है ना, इनके अंदर पानी भर के आ रहा है। ठीक है, इन चित्रों के आधार पर जल आपूर्ति की स्थिति के बारे में अपने साथियों से चर्चा कीजिए और उसका विवरण लिखिए। क्या कह रहे हैं, इन चित्रों के आधार पर आपको जल आपूर्ति की स्थिति के बारे में, ये जो जल की कमी हो रही है, इस कमी को पूरा करने की जो स्थिति है, इसके बारे में आपको क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ में चर्चा करनी होगी। ठीक है, चलिए। बिन पानी सब सुन क पाठ में भूजल स्तर को कम होने के कुछ कारण बताए गए हैं, जैसे तालाबों में कचरा फेंक कर भरना आदि। भूजल स्तर कम होने के और क्या क्या कारण हो सकते हैं, पता लगाइए और कक्षा में प्रस्तुत करिए।
तो जमीन के जो पानी का स्तर है उसके कम होने के और क्या क्या मेरे कारण हो सकते हैं। तो देखो कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि आपने समरसेबल लगा रखी है, उससे आप खूब सारा पानी खींच रहे हो, ठीक है, या फिर ऐसी फसलों को लगाया जा रहा है जो कि ज़्यादा पानी मांगती हैं। अब इस परिस्थितियों में आपको सिंचाई के लिए ज़्यादा पानी निकालना पड़ेगा, जिससे कि ज़मीन के नीचे जो पानी का स्तर है वो क्या होगा, मेरा नीचे गिरेगा, ठीक है। या फिर किसी जगह की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है तो उनकी पानी की मांग भी ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से पानी ज़्यादा निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मेरे कुछ और कारण हैं जिसकी वजह से जो ज़मीन के नीचे मौजूद जो पानी है उसका स्तर क्या है, गिरता है। ख क्या कह रहा है, भूजल स्तर की कमी से हमें आजकल किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पानी के अंदर ज़मीन के अंदर जो पानी का स्तर है उसके गिरने से हमें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। देखो जी, दैनिक हमारे जितने भी काम हैं जो कि पानी से संबंधी है उनमें हमें कठिनाई झेलनी पड़ेगी। अगर पानी का स्तर नीचे गया तो पानी का स्तर नीचे जाने का मतलब क्या है, पानी की कमी होना, ठीक है। और अगर पानी की कमी है तो क्या हमें अपने रोज़मर्रा दैनिक जो हमारे कार्य हैं उनको करने के लिए क्या पर्याप्त मात्रा में पानी मिल पाएगा, सही से पानी मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। खेती बाड़ी उसके लिए पानी लगता है, ठीक है। और अगर ज़मीन के अंदर मौजूद पानी का स्तर नीचे गिर गया तो उसके लिए पानी कहाँ से आएगा, ठीक है ना। इसके अलावा ज़मीन के अंदर का जो पानी है उसका इस्तेमाल हम और भी कई जगहों पे करते हैं, वहाँ पे भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और नीचे हमको क्या करनी पड़ेगी, खुदाई करनी पड़ेगी पानी को प्राप्त करने के लिए, और नीचे जाओगे ना तो वहाँ का पानी अच्छा भी नहीं होता है, ठीक है ना। तो बहुत सारी कठिनाइयों का हमें सामना करना पड़ेगा भूजल स्तर में ये जो कमी हो रही है इसकी वजह से। अगला क्या है, आपके विद्यालय, गांव या शहर के स्थानीय प्रशासन द्वारा भूजल स्तर बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, पता लगाकर लिखिए। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आपके विद्यालय, गांव या शहर के अंदर जो स्थानीय प्रशासन मौजूद है उसके द्वारा भूजल पानी के अंदर ज़मीन के अंदर मौजूद जो पानी है उसके स्तर को बढ़ाने के लिए क्या क्या काम किए जा रहे हैं उसको पता लगाओ और लिखो, ठीक है ना। तो इसके लिए आप इंटरनेट का यूज़ कर सकते हो, आप जहाँ पे रहते हो उस एरिया का नाम लिखो, साथ ही में ये भी डाल दो कि वाटर को कंजर्व करने के लिए, वाटर लेवल, ग्राउंड वाटर के लेवल को इंक्रीज करने के लिए क्या क्या काम करे जा रहे हैं। ऐसे करके आप सर्च करोगे ना तो आ जाएगा, ठीक। यह भी जाने वर्षा जल संग्रहण। तो दोस्तों अब हम लोग बारिश का जो पानी होता है उसको कैसे इकट्ठा किया जाता है उसके बारे में यहाँ पे जानेंगे, ठीक है। वर्षा के जल को एकत्रित करना और उसका भंडारण करके बाद में प्रयोग करना जल की उपलब्धता में वृद्धि करने का एक उपाय है। क्या कह रहे हैं, बारिश के पानी को इकट्ठा करना, उसे एक जगह पे स्टोर करना, उसका भंडारण करना और बाद में उसका इस्तेमाल करना जल की उपलब्धता को क्या करता है, बढ़ाता है, ठीक है। इस उपाय द्वारा वर्षा का जल एकत्रित करने को वर्षा जल संग्रहण कहते हैं। इस उपाय द्वारा जो पानी को इकट्ठा करना है इसी को हम क्या कहते हैं, बारिश का पानी बचाना वर्षा जल संग्रहण कहते हैं। वर्षा जल संग्रहण का मूल्य उद्देश्य यही है कि जल जहाँ गिरे वहाँ एकत्रित कीजिए। क्या कह रहे हैं कि इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य ये कि जल जहाँ पे भी गिर रहा है, पानी जहाँ पे गिर रहा है वहीं पर उसको इकट्ठा किया जाए। वर्षा जल संग्रहण की एक तकनीक इस प्रकार है। अब यहाँ पे इसकी तकनीकों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पहली तकनीक क्या है, पहली तकनीक है हमारी छत के ऊपर वर्षा जल संग्रहण, मतलब छत के ऊपर बारिश के पानी को इकट्ठा करना। इस प्रणाली में भवनों की छत पर एकत्रित वर्षा जल को पाइपों द्वारा भंडारण टंकी में पहुंचाया जाता है। इस प्रणाली के अंदर जो घर होते हैं, घर के ऊपर की जो छतें होती हैं उस पर जो बारिश का पानी गिर रहा है उस पानी को पाइप के द्वारा एक टैंक में पहुंचाया जाता है। इस जल में छत पर उपस्थित मिट्टी के कण मिल जाते हैं। ये जो पानी उस टैंक में गया है, उस टैंक के अंदर मौजूद जो पानी उसमें मिट्टी के कण जो कि छत पे मौजूद थे आपके, वो मिल गए हैं। अतः इसका उपयोग करने से पहले इसे स्वच्छ करना आवश्यक है। इसीलिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसको साफ करना पड़ेगा इस्तेमाल से पहले। अपने घर या विद्यालय के आसपास, मोहल्ले या गांव में पता लगाइए कि वर्षा जल संग्रहण की कोई विधि अपनाई जा रही है या नहीं। अपने स्कूल, आसपास, मोहल्ला या गांव में पता लगाओ कि बारिश के पानी को बचाने की कोई विधि अपनाई जा रही है या नहीं। यदि हाँ तो कौन सी विधि है इसके विषय में लिखिए, और अगर नहीं है तो अपने शिक्षक या परिजनों की सहायता से इस विषय में समाचार पत्र
के संपादक को एक पत्र लिखिए, ठीक है ना। तो ये पत्र लेखन है जो कि आपको इसका करना नहीं है, ठीक है। पत्र लेखन आपको स्कूल में टॉपिक बताया जाएगा, आपको उसका करना है, ठीक। फिलहाल आप चाहो तो उसका कर सकते हो, वैसे चाहो तो आप कर सकते हो क्योंकि ये अच्छी बात है। इससे क्या होगा ना, लोगों में जागरूकता फैलेगी। आप समाचार कोई भी आपका पत्र, उसको पत्र लिख के बता सकते हो कि हमारे यहाँ रेन वाटर कंजर्वेशन नहीं हो रहा है, तो इससे वो समाचार में कोई आर्टिकल छाप सकते हैं जिससे कि जागरूकता फैलेगी हमारे वर्षा जल संग्रहण को लेकर, ठीक है। तो आप कर सकते हो। चलिए, आज की पहेली। जल के प्राकृतिक स्रोत हैं वर्षा, नदी, झील और तालाब। दिए गए वर्ग में जल और इन प्राकृतिक स्रोतों के समानार्थी शब्द ढूंढिए और लिखिए। चलो भाई, देखो बहुत आसान है। क्या कह रहे हैं कि आपको ये जो दे रखा है ना, यहाँ पे आपको जल और इनके जो स्रोत होते हैं इनके समानार्थी शब्द आपको ढूंढ के लिखने होंगे, ठीक है। चलो भाई, एक आध ढूंढ लेते हैं फटाफट। तो ढूंढना शुरू करते हैं। देखो बारिश लिखा हुआ है यहाँ पे, बारिश, बारिश लिखा है। ये देखो ऊपर ये मेरा मेह दिया हुआ है, मेह, ठीक है। ये मेघ बादल के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक। और 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 कहाँ गया, दो तीन और ढूंढ लेते हैं। देखो इसमें है तो बहुत सारे, इसमें हैं तो बहुत सारे। मुझको नभ अभी कहीं पे दिखा था, शायद नभ दिखा था, लेकिन अब मुझे नजर नहीं आया। देखो पानी लिखा है यहाँ पे, पानी, पानी हो गया, ठीक है ना, पानी हो गया। और निर, नाना पे ई की मात्रा, ये को निर, निर भी है भाई, निर भी है, निर हो गया, ठीक है। इसके अलावा इसके अलावा इसके अलावा इसके अलावा और क्या हो सकता है। देखो सर दिया हुआ है, स नीचे और र ऊपर, सर, ठीक है। सर, सरोवर, ये देखो यहाँ पे भी सर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो सर, सरोवर, तालाब वाला, ठीक है, तालाब हो गया आपका। और इसके अलावा दो तीन और शब्द ढूंढ लेते हैं दोस्तों, ठीक है। छ, पहले जो दे रखे हैं उन्हीं को देख लेते हैं। नदी लिखा है क्या कहीं पे, नदी, न दादा पे की मात्रा, न तो है लेकिन दादा पे ई की मात्रा नहीं नजर आ रही मुझे कहीं। चलिए छोड़िए, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है। और देखो पानी हो चुका है, बारिश हो गया है, मेह हो गया है, नेर हो गया है और सर हो चुका है, ठीक है। सर, सरोवर, सरोवर है क्या, सरोवर, 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 हाँ सरोवर भी है, ये लीजिए सरोवर भी है भाई साहब, सरोवर भी है, ठीक है। तो तालाब का हो गया, ठीक है। और देखो इसमें है तो बहुत सारे, अभी फिलहाल उतने ही दिख रहे हैं मुझे, ठीक। चलिए, आपको ऐसे इसमें ढूंढ लेने हैं और भी ज़्यादा। मैं काम करूंगा, समानार्थी कुछ शब्द दे दूंगा यहाँ साइड में, ठीक। आप उनको दे दे कि मिला मिला के इसमें ढूंढ लेना, मिल जाएंगे, ज़्यादा कठिन नहीं है, ठीक है। चलिए, तो इसमें आगे बढ़ते हैं खोजबीन के लिए। तो खोजबीन के लिए हमारे यहाँ पे आज क्या दिया हुआ है कि पानी से संबंधित गीत या कविता का संकलन कीजिए और इसमें से कुछ को अपनी कक्षा में प्रस्तुत कीजिए। इसके लिए आप अपने परिजनों एवं शिक्षक अथवा पुस्तकालय और इंटरनेट की सहायता ले सकते हैं। तो ये तो था हमारा पूरा का पूरा पाठ, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए यहाँ पे ये जो है हमारा पाल के किनारे खड़ा रखा इतिहास, ठीक। ये हमारे पढ़ने के लिए है, ठीक है ना मित्रों। ये किसके लिए, हमारे पढ़ने के लिए है, ठीक। जिसको कि आप चाहो तो पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। साथ में ये विश्वेश्वराय ये भी है, ये भी पढ़ने के लिए है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है मित्रों। चलिए दोस्तों, तो ये तो था हमारा पूरा पाठ। उम्मीद करता हूँ आपको ये पाठ अच्छे समझ में आ गया होगा, साथ ही में आपको इसको पढ़ने में मज़ा भी आया होगा। जाने से पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, एक छोटी सी विनती करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट से आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।